हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है उससे पहले डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। फिर हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास ये, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास बेसिकली ये एग्जांपल के थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर। तो कोई इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये होता है फार्मूला इसका, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल इवेंट्स। ठीक है, तो सपोज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास एक कॉइन है, फिर इस कॉइन को हमने ऊपर उछाला, जैसे उछालेंगे ये गिरेगा, गिरने के बाद हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले फेवरेबल इवेंट हो गया 1, हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो ये हो जाएगा फेवरेबल इवेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दो ही इवेंट हो सकता है, तो हो जाएगा 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, टेल है मतलब 1 और टोटल इवेंट है तो 2, 1/2 हेड आने की और 1/2 टेल आने की। ओके, तो ये एक बेसिक हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इवेंट है जो एक्स तरीके से हो रहा है और वाई तरीके से नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो वही चीज़ है कि मान लेते हैं हमारे पास एक इवेंट है जो एक्स तरीके से हो रहा है और वाई तरीके से नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट एक्स वेज, एक्स तरीके से जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी एक्स अपान एक्स प्लस वाई, एक्स अपान एक्स प्लस वाई, राइट। फिर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो स्टेट, इट इज द, या thermodynamic probability of a microstate is defined as number of मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, और ये आता कैसे है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितने होंगे। तो द थर्मोडायनेमिक probability of a macro state MA macro state is defined as the number of microstates corresponding to that macro state। ओके, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। तो उससे पहले हमारे पास मैक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है, ये प्रीवियस हम लोग लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, सिंपल, किसी मैक्रो स्टेट का कितना माइक्रो स्टेट होगा वही उस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी। कंसीडर 4 पार्टिकल्स, हमारे पास 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 सेल्स। इनको हमने क्या किया, 2 बॉक्स या 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी, 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 3,1। तो मतलब क्या है कि आई वाले बॉक्स में, ये हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक है आई दूसरा है जे। तो आई वाले बॉक्स में 3 पार्टिकल रखे हों, मतलब ए बी सी डी में से 3 पार्टिकल रखे हों, कोई भी 3 हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, बी सी डी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है। तो 3,1 के लिए हमें निकालना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैक्रो स्टेट 3,1 के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा वही होगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ये हमारे पास है, मान लिया ये हमारे पास एन सेल है और ये हमारे पास आईएथ सेल है और ये हमारे पास जेएथ सेल है। ठीक है, तो अब सेल में कितने भी पार्टिकल रखे जा सकते हैं, कोई लिमिट तो है नहीं।
तो मान लेते हैं कि ith सेल में 4 पार्टिकल हो सकता है, तो इसमें तो 0 होगा फिर, क्योंकि टोटल 4 ही पार्टिकल हमारे पास है। या इसमें 3 रख सकते हैं, इसमें 1, ठीक है। इसमें 2 रख सकते हैं और इसमें भी 2 रखना पड़ेगा, फिर इसमें 1 रख सकते हैं, इसमें 3, इसमें 1 भी नहीं रख सकते। ith सेल में और jth में 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें किसके लिए निकालना है? हमें निकालना है कि जब ith सेल में 3 हो और jth में 1 हो, तो इसका मतलब ये वाले केस के लिए हमें निकालना है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? मैक्रो स्टेट। ये जो है ये टोटल मैक्रो स्टेट, यानी 1 2 3 4 5, टोटल 5 मैक्रो स्टेट है। माइक्रो कितना होगा? माइक्रो हो जाएगा आपका, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मैक्रो स्टेट MA या मैक्रो स्टेट आप चूज कर रहे हैं। तो हमें पूछा गया है 3,1 के लिए, तो 3,1 का मतलब है कि बॉक्स या सेल I में 3 पार्टिकल हो और सेल J में 1 पार्टिकल हो। तो 3 पार्टिकल कौन कौन सा सकता है? हम ABC रख सकते हैं और D को रख दें J में। हम ABD रख सकते हैं, C बचा उसको रख दें J में। हम ACD रख सकते हैं, B बचा उसको रख सकते हैं सेल J में। हम BCD रख सकते हैं I में और सेल J में रख सकते हैं A। तो इसका मतलब टोटल यही तो बनेगा, इसके अलावा तो और कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा कन्फिग्रेशन 3,1 के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कर भी लेते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड। तो हमारे पास क्या है? 4 पार्टिकल हैं, उनको 2 बॉक्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये बॉक्स हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ith बॉक्स है और ये हमारे पास jth बॉक्स है, ओके। तो ये हमने मान लिया कि ith बॉक्स में टोटल पार्टिकल है ni, jth बॉक्स में है nj। तो हो सकता है 4 पार्टिकल रखे हों ith बॉक्स में, हो सकता है 3 पार्टिकल ith में, तो एक इसमें रख देंगे। हो सकता है 2 ith में, 2 jth में। हो सकता है 1 ith में, 3 jth में, jth बॉक्स या jth सेल में। और हो सकता है 0 इसमें और 4 इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मैक्रो स्टेट आ गया। तो मैक्रो स्टेट कौन कौन सा बनेगा? मैक्रो स्टेट हमारे पास हो जाएगा 4,0। पहला वाला बता रहा है पोजीशन ith सेल का, दूसरा वाला jth सेल। 4,0, 3,1, 2,2 और आ जाएगा 1,3 और आ जाएगा 0,4, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया 3,1 के लिए। तो 3,1 के लिए इसका मतलब है कि अगर हम सेल बनाएं, ये सेल हो गया हमारे पास, ith सेल हो गया, jth सेल हो गया। तो इसका मतलब ith सेल में 3 रखे जाएंगे, तो A B C, jth में D, या C को हम D से रिप्लेस कर सकते हैं, तो A B D हो जाएगा और ये C हो जाएगा। या B को हम D से रिप्लेस कर सकते हैं, A D C B, या हम रख सकते हैं D B C और A। तो टोटल कितना माइक्रो स्टेट हो गया? 3,1 मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये मैक्रो स्टेट हो गया, और इसके 3,1 के करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट कितना हो जाएगा? 1 कन्फिग्रेशन, 2 कन्फिग्रेशन, 3 4। तो टोटल 4 माइक्रो स्टेट होगा आपके पास। कितना माइक्रो स्टेट होगा? 4 मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट 3,1 के लिए 4 माइक्रो स्टेट होगा। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 4। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्रो स्टेट 3,1 ये आ जाएगी 4, ठीक है। तो इतना हो जाएगा हमारे पास, ओके। और for n points the thermodynamic probability is given by n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, nk factorial, okay, where n1 n2 nk denote the number of phase points in cell 1 2 k respectively। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास? सपोज आपके पास एक बॉक्स है इस तरीके से, है ना। तो ये हमने एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइडेड है, ओके। तो जब छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइडेड है ये, तो मान लो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? n है। इसमें से n में से n1 जा रहा है पहले में, पहले बॉक्स में, n2 जा रहा है दूसरे में, n3 जा रहा है तीसरे में, एंड सो ऑन। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nk फैक्टोरियल। तो टोटल अगर टोटल बॉक्सेस की संख्या कितनी है? nk है। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, nk फैक्टोरियल, ओके।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, हमारे पास प्रॉब्लम है 4 पार्टिकल है, तो बेसिकली हम अब इस फार्मूले से निकालेंगे। एक तो हमने मैनुअल निकाल लिया विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एक इस फार्मूले से निकालेंगे कि कैपिटल एन फैक्टोरियल, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें से n1 पार्टिकल पहले बॉक्स में जा रहे हैं, n2 दूसरे बॉक्स में, n के kth बॉक्स में जा रहा है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम में देखें तो 4 पार्टिकल हैं और 2 बॉक्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकेंड, तो अगर आपके पास n पार्टिकल है और इसमें से n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन, टोटल मान लेते हैं n के पार्टिकल, n के बॉक्स होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स हो गया, तो ये n1 पार्टिकल इसमें है, इस बॉक्स में n2 पार्टिकल है, और मान लेते हैं ये आपका n के बॉक्स है, तो टोटल k पार्टिकल है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल, है ना, और n के फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया था a b c d 4 पार्टिकल थे और हमें निकालना था 3,1 के करेस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n बराबर इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल और n1 फैक्टोरियल हो गया, ये n1 हो गया, मतलब पहले में 3 जा रहा है तो n1 बराबर 3 हो गया, और दूसरे में 1 जाएगा तो n2 बराबर 1, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यह आ जाएगा 4। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास n पार्टिकल है, टोटल कैपिटल n पार्टिकल है, जिसमें से n1 पार्टिकल पहले बॉक्स में, n2 दूसरे बॉक्स में और n के kth बॉक्स में जा रहा है, तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n फैक्टोरियल अपॉन n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n के फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये वाला केस, ये जो 4 आया था हमने वेरीफाई कर लिया। दूसरा, हम इसी प्रॉब्लम में अगर 2,2 के लिए निकालें, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ABCD है SLIJ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2,2 के लिए अगर निकालें तो 2,2 के लिए डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओ 1 सेकेंड, ओके, सो 2,2, तो 2,2 का मतलब हो गया कि n1 बराबर 2, है ना, पहले बॉक्स में 2 जाए और n2 बराबर भी 2 हो जाए, तो यहाँ रख देंगे। n है आपके पास 4 पार्टिकल है, ये 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले से निकाला। ठीक है, अगर हम विदाउट फार्मूला निकाले तो ये हमारे पास IH सेल हो गया, है ना, ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, JH सेल। ओके, तो अगर 2 पार्टिकल हमें रखना है तो हम AB रख सकते हैं, CD नीचे रख सकते हैं। अब A को फिक्स करो, B को मूव कराओ, तो A हो गया, यहाँ रख सकते हैं C, यहाँ हो जाएगा B, या यहाँ रख सकते हैं A D, D से चेंज कर देंगे B को तो ये हो जाएगा C B। ठीक है, ABCD ABCD ABCD। ओके, अब A को मूव कराओ तो ये हो जाएगा C B A D, फिर हो जाएगा D B D B A, यहाँ आ जाएगा C A, फिर दोनों पार्टिकल को मूव कराओ, AB को एक बार नीचे रख दो, CD को एक बार ऊपर रख दो, तो हो जाएगा CD A B। तो टोटल ये हमारे पास 2,2 का जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, कितना बना है, 1 2 3 4 5 6, और फार्मूले से भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर ले जो हमें बताता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जब आपके पास टोटल n पार्टिकल है जिसमें से n1 पार्टिकल पहले बॉक्स में जाएं या पहले सेल में जाएं, n2 पार्टिकल दूसरे सेल में जाएं एंड सो ऑन n के पार्टिकल kth सेल में जाएं, तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो बेस्ट होता है कि हम लोग ड्रॉ करके निकालें, बट ये ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं।